मूवी के स्टार्टिंग में हमें कार दिखाया जाता है जिसे कैप्टन सांसुक चला रहे होते हैं। यह दक्षिण कोरिया की मिलिट्री में कैप्टन रैंक में होता है और ये जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। इनके साथ इनकी बहन का बेटा और इनके बहन का पति होता है जिसका नाम सैलमैन होता है। वहीं एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा होता है। पूरे शहर में भगदड़ मची होती है, मानो बहुत बड़े खतरे की घंटी बजी हो। तभी कैप्टन सांसुक को कॉल आता है, उनका लोकेशन पूछता है। कैप्टन कहता है मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मेरा इंतजार करना। तभी रास्ते में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है और वह कैप्टन सांसुक के पास आकर अपने साथ ले जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। तभी कैप्टन सांसुक की नजर उसके शरीर में बह रहे खून पर पड़ता है और कैप्टन गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। तभी सामने से उसकी पत्नी अपनी छोटी बच्ची को लेकर गाड़ी के सामने आ जाती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज हमें नहीं तो हमारी बच्ची को ले जाओ। लेकिन कैप्टन उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। वहीं कैप्टन अपनी फैमिली के साथ बड़े से शिप में जा रहे होते हैं। दरअसल जिस शहर में इन लोग रह रहे होते हैं वहाँ एक वायरस फैला होता है और इसीलिए ये लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। यह वायरस कितना खतरनाक होता है इसका पता हमें आगे चलेगा। वहीं कैप्टन सांसुक अपने सिस्टर के पास आता है और सैलमैन को पूछता है। उसकी सिस्टर कहती है वो खाना लेने गया है, मुझे तो चिंता हो रही है, अभी तक तो हमें जापान पहुंच जाना था। तभी कैप्टन के पास एक सोल्जर आता है और कैप्टन को बताता है यह शिप अब हांगकांग जा रही है। कैप्टन सांसुक इसका कारण जानने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है। वहीं जिस कैबिन में कैप्टन की बहन होती है उसी कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी होता है। वह दूसरे लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कैप्टन सांसुक को एक सोल्जर बताता है पीछे कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। कैप्टन उस कैबिन की तरफ भागता है। वो इन्फेक्टेड आदमी बहुत लोगों को काट चुका होता है। वो कैप्टन के ऊपर भी हमला करता है और कैप्टन उसे गोली मार देता है। कैप्टन उस कैबिन में जाकर देखता है तो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, जिसमें से एक उसकी सिस्टर का बेटा भी होता है। कैप्टन अपनी सिस्टर को वहां से चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है और सारे इन्फेक्टेड लोग उसे काट लेते हैं और कैप्टन सांसुक उस रूम को लॉक कर देता है। उसी समय सैलमैन भी वहां आ जाता है। वहीं अगले सीन में हमें न्यूज रूम को दिखाया जाता है और यह वक्त 4 साल बाद का होता है, जहाँ एंकर पूछती है क्या आप बता सकते हैं यह वायरस इतनी जल्दी कैसे फैला। यह व्यक्ति कहता है हमें भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, सिवाय इस बात की कि यह वायरस साउथ कोरिया के एक बायो फैक्ट्री से निकला है। यह तो पता नहीं चला कि यह अनजान वायरस कैसे फैला, लेकिन जाहिर है इसने हंसते खेलते साउथ कोरिया को जहन्नुम बना दिया और बहुत से लोगों ने एक अफवाह पर भरोसा कर लिया कि साउथ की तरफ एक सुरक्षित जगह है। एंकर कहती है बुसान नाम है ना उस जगह का। व्यक्ति बोलता है जी हाँ, लोगों को वहाँ पहुँचाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। एंकर कहती है कोरियन पेनिनसुला में एक पूरी तरह सुरक्षित जगह है। व्यक्ति कहता है जी हाँ, आप शायद नॉर्थ कोरिया की बात कर रही हैं। तभी एंकर पूछती है तो कितने दिनों में कोरियन गवर्नमेंट ने वायरस के सामने घुटने टेक दिए। व्यक्ति कहता है सिर्फ 1 दिनों में। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायरस कितना खतरनाक रहा होगा जो सिर्फ और सिर्फ 1 दिनों में पूरे साउथ कोरिया को तहस नहस कर दिया और इसीलिए कोरिया को पूरी तरह क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वहीं अगले सीन में हमें हांगकांग दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग सांसुक के पास आता है और अपने बॉस के पास चलने के लिए कहता है। दरअसल यह माफियाओं का ग्रुप होता है और सांसुक इनके साथ चला जाता है और उनके जाने से पहले वहाँ 3 और लोग होते हैं जिनमें से एक सैलमैन होता है। वहीं इस माफिया ग्रुप का बॉस कहता है कुछ लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए पेनिनसुला जा रहे हैं क्योंकि ज़ॉम्बी को पैसे और सोना से कोई मतलब नहीं, वो बस वहाँ पड़े हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। तभी सांसुक कहता है तुम्हारा मतलब है हम वहाँ फिर वापस जाए, तुम होश में तो हो। ग्रुप का बॉस कहता है हाँ मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, वैसे भी तुम्हें यहाँ रहते हुए 4 साल हो गया है, लेकिन सरकार ने तुम्हें अभी तक रिफ्यूजी घोषित नहीं किया है और रिफ्यूजी घोषित करेगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। सांसुक कहता है ठीक है, लेकिन पेनिनसुला के आसपास वाले देश वहाँ जाने वाले हर शिप और प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं। बॉर्डर को पार करना नामुमकिन है और अंदर चले भी गए तो बाहर कैसे आएंगे। ग्रुप का बॉस कहता है इसका इंतजाम हो गया है, तुम्हें कोस्ट गार्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक उनकी जेबें गर्म है अंदर और बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें एक काम करना है, वॉमॉक ब्रिज के पास एक ट्रक है जो $20 मिलियन से भरा है। बस तुम्हें रात में वहां जाना है और वो ट्रक लेकर आ जाना है। वैसे भी ज़ॉम्बी को रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। तभी सैलमैन कहता है हमें कितने पैसे मिलेंगे। ग्रुप का बॉस कहता है ये हुई समझदारी वाली बात, $10 मिलियन। अगर जिंदा वापस आ गए तो हर एक को $2.5 मिलियन मिलेगा। वहीं अगले सीन में हमें सैलमैन
और सांसुक को दिखाया जाता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट चालू हो जाता है। दरअसल सेलमैन पेनिनसुला जाने के लिए जिद कर रहा होता है, लेकिन सांसुक मना कर देता है। तभी सेलमैन चिल्लाने लगता है, मुझे नहीं जीना ऐसे कीड़ों मकोड़ों से जिंदगी, मुझे भी मर जाने दिया होता मेरे परिवार वालों के साथ, मुझे क्यों बचाया। असल में वह अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार सांसुक को मानता है और कहता है, तुमने पूरी कोशिश भी नहीं की। तभी सांसुक कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उस जहाज में कोई जिंदा नहीं बचता, मुझे ऐसा करना पड़ा और वो एक सही फैसला था। सेलमैन कहता है, तो ठीक है, मैं तो जाऊंगा, तुम जाओ या ना जाओ। अगले सीन में हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जो पेनिनसुला के बॉर्डर पहुंच चुका होता है और उसे अलर्ट किया जाता है, आप पेनिनसुला के बॉर्डर पहुंच चुके हैं, कृपया वापस लौट जाओ। उसी बोर्ड में हमें उन चारों को दिखाया जाता है। तभी टीम का हेड उनसे आकर कहता है, ज़ॉम्बी रात में भले ही ना देख पाते हो लेकिन आवाज बराबर सुन सकते हैं, और उन्हें 2 सैटेलाइट फोन देते हैं और कहता है, इस समुद्र तट पर हम तुम्हारा 3 दिनों तक इंतजार करेंगे। और वो चारों छोटे बोट के सहारे आगे निकल जाते हैं। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका होता है और आगे का सफर ये कार से तय करते हैं। और यह लेडी जो कार चला रही है पहले यहाँ कैब ड्राइवर थी, इसीलिए इस शहर की सड़कों का इसे अच्छा नॉलेज होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एक ट्रक दिखता है। सांसुक उस ट्रक को देखने जाता है लेकिन वो दूसरा ट्रक होता है। तभी सांसुक की नजर एक घर में पड़ता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखता है और वो डर जाता है। जैसे यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं उन्हें वो ट्रक मिल जाता है और वो ट्रक डॉलर के बैगों से भरा होता है। सभी खुश हो जाते हैं। ड्राइवर वाली सीट पर एक ज़ॉम्बी बैठा होता है और उसे वहाँ से हटाने के दौरान ट्रक का हॉर्न बज जाता है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसके तरफ आने लगते हैं और उनसे बचकर वो ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एक लड़की दूरबीन से देख रही होती है। जैसे इन लोग आगे बढ़ते हैं इनके रास्ते में पीछे से कोई फ्लेयर गन चलाता है जिससे बहुत रोशनी हो जाती है और सारे ज़ॉम्बी इसी की तरफ आने लगते हैं और इन लोग अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ज़ॉम्बी इन पर हमला करता है। वहीं सेलमैन पैसों से भरे कंटेनर में छुप जाता है। सांसुक अपनी तरफ आ रहे ज़ॉम्बी को गोली से मार रहा होता है। तभी उनकी गोली खत्म हो जाता है और एक ज़ॉम्बी उसे काटने वाला होता है। तभी बाजू से एक गाड़ी आकर उस ज़ॉम्बी को टक्कर मार देता है। इस गाड़ी में 2 बहनें होती है जिसमें बड़ी का नाम जूनी और छोटी का नाम यूजिन होती है। ये लड़कियां वही होती है जो दूरबीन से देख रही थी और सांसुक को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं जहां इनके ग्रैंडपा होता है। वहीं हमें एक रोशनी वाली गाड़ी दिखाया जाता है। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, लेकिन यह गाड़ी यूनिट 631 की होती है जो ज़ॉम्बी की ध्यान भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यह व्यक्ति इस टीम का हेड होता है जिसका नाम मेजर सार्जेंट वांग होता है और वो पैसों से भरी ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ लड़की की माँ आ जाती है, इनका नाम मेंजेंग होती है। वो पूछती है कौन है ये और यहाँ क्या चल रहा है। तभी सांसुक को उस महिला को देखते ही वो दिन याद आ जाता है जब वो महिला हेल्प के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन कैप्टन सांसुक मदद नहीं करता। तभी जूनी कहती हमने इसे यूनिट 631 से बचाया है। उसकी मम्मी डांटने लगती है, तुम लोग फिर से बाहर गए थे, मैंने कहा था ना घर से बाहर मत जाना। वहीं मेंजेंग बैटरी लेकर आई होती है जिसे अपने फादर इन लॉ को देती है। दरअसल ये पहले आर्मी में था और इन्हें आज भी विश्वास होता है कि आर्मी वाले इन्हें लेने जरूर आएगा। ये कहता है मेजर जेन अभी अभी अपॉइंट हुई है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। और बैटरी अपने डिवाइस में लगाता है और फाइनली मेजर जेन से संपर्क हो जाता है। मेंजेंग गन तानते हुए कहती है, कौन हो तुम, क्या तुम यूनिट 631 के साथ हो? तभी सांसुक सब कुछ बता देता है। मेंजेंग कहती है पिछले 4 सालों से हमें बचाने कोई नहीं आया और तुम पैसों की लालच में इस जहन्नुम में लौटे हो। तभी सांसुक कहता है वे कौन लोग थे? मेंजेंग बताती है उन्हें यूनिट 631 कहते हैं। असल में उन्हें यहाँ सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए भेजे थे, लेकिन 2 सालों तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया, इसीलिए ये लोग दरिंदे बन गए। वहीं 2 सालों तक हम भी उनके साथ थे, फिर यहाँ आ गए। सांसुक कहता है ट्रक ही एक साधन है यहाँ से निकलने का और उसमें एक सैटेलाइट फोन भी है। इन लोग अंधेरा होने के बाद यहाँ से इंसेन पोर्ट के लिए निकलने का प्लान बनाते हैं। मेंजेंग कहती है उनसे वो ट्रक छीनेंगे और पोर्ट के लिए निकल जाएंगे। सांसुक कहता है तुम्हें लगता है बूढ़ा आदमी और 2 छोटी बच्चियां आर्मी की सोल्जर से लड़कर ट्रक वापस ला सकते हैं? मेंजेंग कहती है इस नर्क में सड़ने से अच्छा है एक कोशिश कर ली जाए, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको। वहीं हमें सार्जेंट वांग की टीम को दिखाया जाता है जो अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और इन्होंने एक पूरा सेफ इलाका बनाया होता है और यहाँ सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है खाना।
खाना। और यहाँ का हेड कैप्टन सियो होता है, जिनके हाथों में पूरा खाने का सप्लाई होता है। वहीं सेलमैन आवाज करता है और उसे बाहर निकालते हैं। सार्जेंट वांग पूछता है खेल स्टार्ट हो गया क्या? एक सोल्जर बताता है नहीं। तभी सार्जेंट वांग कहता है इसे अरीना में ले चलो। दरअसल यह एक गेम होता है जिसमें एक तरफ कैद किए हुए इंसान होते हैं और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी 120 सेकेंड यानी 2 मिनट के लिए ज़ॉम्बी को इंसानों के सामने छोड़ देते हैं और इंसानों को उस टाइम तक ज़ॉम्बी से बचना होता है और ये लोग उसको खूब एंजॉय करते हैं, सट्टा लगाते हैं। वहीं स्टोर कीपर ट्रक को देखता है जो डॉलर से भरा हुआ था। वह सीधा कैप्टन सो के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। कैप्टन सो पैसा को देखने चले जाता है और उसे सैटेलाइट फोन मिल जाता है और उससे कॉल लग जाता है और यह कॉल जहाज में बैठे उस माफिया के पास जाता है और दोनों में बात होती है। माफिया कहता है तुम कौन हो हमें मतलब नहीं, तुम पैसे लेकर आओ, शर्त तो वही है जो उन लोगों के साथ था, आधा पैसा तुम्हारा। कैप्टन स्यो भी एग्री हो जाता है, लेकिन कैप्टन स्यो का सबसे बड़ा टेंशन सार्जेंट वांग होता है, कहीं उसको मेरा यहाँ से निकलने का पता न चले। यह सोचकर वो सीधा गेम साइट पर चला जाता है। जो गेम कुछ ही घंटों का होता है उसे 24 घंटों के लिए नॉन स्टॉप चलाने का ऑर्डर दे देता है और वहाँ से चले जाता है। सांसुक जूनी से कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया? वो कहती है मैं नहीं चाहती थी लेकिन यूजिन की वजह से करना पड़ा। तभी यूजिन कहती है हमारे पापा कहते थे हमें कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए और तुम मुझे बहुत कमजोर लगे। ये कहते हुए वो हंसने लगती है। तभी सांसुक मेंजिंग के पास जाता है और कहता है तुम मानो या ना मानो हम पहले मिल चुके हैं। जब मैं शिप में जाने के लिए भाग रहा था तब मुझे तुम्हारी फैमिली मिली थी, तुम अपनी बच्ची को बचाने के लिए विनती कर रही थी। मेंजिंग कहती है तुम अचानक मुझे क्यों बता रहे हो, पछतावा हो रहा है क्या? उस दिन 31 गाड़ियां निकली थी, किसी ने हमारी मदद नहीं की, अब तुम मेरी बच्चियों की कर्जदार हो। शाम को इन लोग निकल जाते हैं, एक जगह गाड़ी खड़ा करते हैं। मेंजिंग कहती है कैप्टन मेरी बच्चियों का ख्याल रखना और अपनी बच्चियों को कहती है मैं सूरज निकलने से पहले नहीं लौटी तो तुम घर वापस चले जाना। दोनों ट्रक लेने के लिए निकल जाते हैं। खुफिया रास्ते से सैन्य अड्डे में घुसते हैं। मेंजिंग बताती है पहले हम यहीं रहते थे, उसी दौरान हमने ये खुफिया रास्ते ढूंढी थी और उन्हें वो ट्रक दिख जाता है। इसी बीच ज़ॉम्बी की सेना एरिया 631 की ओर बढ़ रही होती है और जूनी अपनी माँ को बचाने के लिए उस तरफ निकल जाती है। इन लोग ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट फोन टूट चुका था। इसी बीच स्टोर कीपर वहां पर आ जाता है और उसे गन पॉइंट में ले लेते हैं। वो कहता है मुझे भी साथ ले चलो। मेंजिंग कहती है क्या जानते हो तुम? वो बताता है कैप्टन स्यो को बात करते हुए सुना था और वो बस थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। मेंजिंग सांसुक से कहती है जाओ अपने दोस्त को ले आओ, मैं यहाँ ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगी। वहीं कैप्टन स्यो आ जाता है। मेंजिंग कहती है बड़ी दिनों बाद दिखाई दिए। कैप्टन स्यो कहता है मेंजिंग अभी भी जिंदा हो तुम, क्या लेने आई हो यहाँ? मेंजिंग कहती है जो सैटेलाइट फोन तुम्हारे पास है मुझे दो, और वो फोन निकालने के बहाने गन निकालकर फायर कर देता है और यह फायरिंग का आवाज सार्जेंट वांग तक पहुंच जाता है और मेंजिंग उनसे फोन छीनकर गाड़ी स्टार्ट करती है और सांसुक खेल के मैदान में चले जाता है और सेलमैन को लेकर वहां से भाग रहा होता है। तभी सेलमैन को गोली लग जाती है और उसका वहीं पर मौत हो जाता है। मेंजिंग सांसुक के पास ट्रक लेकर आती है और वहां से निकल जाते हैं। सांसुक गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी मेंजिंग कहती है तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उतना ही काफी था, अब संभालो अपने आप को। और उनके सामने पूरी ज़ॉम्बी की सेना होती है जो गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। तभी उनकी बेटी आ जाती है और अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करती है और हॉर्न बजाने लगती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसके तरफ भागता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे यूनिट 631 की टीम होती है। दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष होता है और उन सबको मारकर आगे बढ़ते हैं। सांसुक माफिया को कॉल करता है और कहता है हम 15 मिनट में पोर्ट पहुंचने वाले हैं। तभी कैप्टन स्यो बाजू से आकर जूनी की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसे गन पॉइंट में ले लेता है। तभी छोटी बच्ची अपनी रिमोट वाली गाड़ी चलाती है, जिससे कैप्टन स्यो डर जाता है और जूनी छूट जाती है। कैप्टन स्यो छोटी बच्ची की ओर गोली चलाता है और उसके ग्रैंडपा उसके सामने आ जाता है, जिससे वो गोली उसे लग जाता है और एक गोली मेंजिंग के पैर में भी मार देता है और ट्रक लेकर जहाज की ओर चले जाता है और जहाज में पहुंच जाता है। वहीं टीम का लीडर आता है और पूछता है अकेले आए हो, और वो कैप्टन स्यो को गोली मार देता है, लेकिन कैप्टन स्यो पूरी तरह मरा नहीं होता है। वहीं गाड़ी को रिवर्स करने लगता है, जिससे गाड़ी गेट के पास जाकर फंस जाता है और सारे ज़ॉम्बी अंदर आकर हमला कर देता है, जिससे सबकी मौत हो जाती है। वहीं उनकी ग्रैंडपा कहता है
मैं तुम्हें नर्क से निकालना चाहता था। तभी जूनी कहती है, नहीं ग्रैंडपा, जब हम साथ में रह रहे थे तो यह नर्क नहीं था। और सब रोने लगते हैं और उनके ग्रैंडपा सॉरी बोलते हुए दम तोड़ देता है। वहीं आसमान में उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो फ्लेयर गन चलाते हुए भागती है। तभी मेंजेंग सांगसुक को उनका वादा याद दिलाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज मेरी बेटियों को अपने साथ ले जाना, और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और कमांडर को शुक्रिया कहकर वो भी वहां से आगे बढ़ती है और जोम्बी को अपनी बच्चियों के पीछे जाने से रोकने के लिए वो ट्रक में बैठकर हॉर्न बजाने लगती है, जिससे सारे जोम्बी उसके तरफ आ जाता है और वो लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। और उन्हें जो रेस्क्यू करने आई होती है वो मेजर जेन होती है। उनके ग्रैंडपा की फ्रेंड जूनी मेजर जेन से बहुत रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो। मेजर जेन कहती है, हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, और वो नहीं मानती। तभी जूनी उनका रिवॉल्वर निकालकर उनके ऊपर तान देती है। वहीं मेंजेंग अपनी राइफल गले के पास लगा लेती है खुद को मारने के लिए, ताकि उनकी बच्चियां सही सलामत यहाँ से निकल सके। तभी सांगसुक को सेलमैन की वो बात याद आ जाता है जिसमें अपनी पत्नी का मौत का जिम्मेदार सांगसुक को ठहरा रहा था और कह रहा था, तुमने तो ठीक से कोशिश भी नहीं किया। तभी सांगसुक छोटी बच्ची से कहता है, रो मत, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ, और वो चले जाता है। दोनों सुरक्षित वापस आ जाते हैं और सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। मेजर जेन कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अब से कुछ ही देर में एक नई दुनिया तुम्हारे इंतजार कर रही है। तभी जूनी कहती है, जिस दुनिया में मैं थी वो भी कोई खराब नहीं थी। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।